बच्चों, बेटा कक्षा 3 में सप्ताह 25 में पर्यावरण अध्ययन के साथ में हम सब पढ़ेंगे हमारे साथी जानवर। देखिए बेटा, हमारे साथ में कितने जानवर रहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, चिड़िया, गाय, भैंस, ये सब हमारे साथी हैं। हमारी किसी न किसी रूप में मदद करते हैं और हमारा पाठ भी यही है, हमारे साथी जानवर। ठीक है, तो आप सभी बच्चे पूरे पाठ को पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेना। पाठ नंबर 19 हमारे साथी जानवर और पेज नंबर 126 पर यह पाठ है। पाठ्य पुस्तक को खोजे आसपास। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है बेटा, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब आते हैं अपनी वर्कशीट पे। पहला है, उन जानवरों के नाम लिखो जिन्हें आपने छुआ है। मतलब जिन जानवरों को आप हाथ लगा सकते हो, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी जो भी हों, चिड़िया, कबूतर, जो आपने छुए हैं उनके नाम लिखने हैं। आपने अभी तक नहीं छुआ लेकिन आप छू सकते हैं ऐसे जानवर। जैसे क्या हो सकता है, चिड़िया को हमारा छूने का मन करता है, हम छू सकते हैं। या फिर बिल्ली को हमारा छूने का मन करता है, हम छू भी सकते हैं उसको, लेकिन भाग जाते हैं वो जब से। ठीक है, जो चीजें हमारी पहुंच में हों। आपके द्वारा छूना खतरनाक हो, ऐसे जानवर जिनको आप छुएंगे तो आप पर नुकसान हो जाएगा, वो आप पर मतलब हमला कर देंगे। जैसे सांप, सांप को हम छू सकते हैं लेकिन सांप को छुएंगे वो हमें डंक मार देगा, हमें चोट लग जाएगी, है ना। या फिर ऐसे जानवर जिनको हम छुएंगे तो वो हमें चोट मारेंगे। और कौन कौन से हो सकते हैं? बैल बेटा, जो हमें मार सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं 2-2 नाम लिख देती हूँ और आप चाहो तो इनके सबके नाम खुद भी लिख सकते हो, जिनको आपने छुआ है और जिनको छूना चाहते हो या जो नहीं छू सकते। ठीक है, ठीक है बेटा, देखिए मैंने उन जानवरों के नाम लिख दिए हैं जिनको हमने छुआ है। कुत्ता, गाय, भैंस, और भी छुए होंगे, आप वो भी नाम लिख सकते हैं। आपने अभी तक नहीं छुआ लेकिन छू सकते हैं। बिल्ली को छू सकते हैं, मक्खी को छू सकते हैं, चिड़िया को भी छू सकते हैं क्योंकि चिड़िया नुकसान नहीं पहुंचाती। वो जानवर जिनको छूना खतरनाक हो सकता है, सांप, बैल, मधुमक्खी। ठीक है, अगला बेटा, निम्न जानवरों की आवाज लिखिए या बताइए। कबूतर कैसे बोलता है? गुटरगू। कबूतर की आवाज होती है गुटरगू। गाय रंभाना। ठीक है, रंभाना। कुत्ता भौंकना और घोड़ा हिन हिनाना। हिन हिनाना ऐसे बोलता है। ठीक है, ठीक है बेटा, देखिए मैंने इनकी आवाज लिख दी है। कबूतर गुटरगू, गाय रंभाना, कुत्ता भौंकना, घोड़ा हिन हिनाना, ये जानवर ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आगे बेटा, जानवरों के चित्रों का मिलान उनके घरों से कीजिए। कुत्ता, और उसके बाद उन घरों के नाम भी लिखने। कुत्ता, चिड़िया, मछली, घोड़ा, गाय। तो देखो बेटा, ये क्या है? घोंसला। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। मिलान कर देंगे। बताइए अब मैं घोंसला लिखूं या चिड़िया लिखूं? हम यहाँ पर घोंसला लिख देते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये कुत्ते का घर है, कुत्ता घर। और ये क्या है? मछली। मछली कहाँ रहती है? तालाब में, तालाब। ये घोड़ा अस्तबल में। घुड़साल या अस्तबल एक ही बात होती है। घुड़साल लिख दीजिए, घुड़साल, ये दे रखा है घुड़साल। और गाय गौशाला में, गाय गौशाला में। तो इस तरह से मिलान करना और नाम लिखने हैं। चलिए इनको ठीक से कर लेते हैं। अभी समझ लिया आपने? ठीक है बेटा, देखिए मैंने सबके नाम भी लिख दिए हैं और मिलान भी कर दिया है। तो आप सभी बच्चे ऐसे ही कर लेना। कुत्ता आपका, कुत्ता घर में रहता है, ये कुत्ता घर है। चिड़िया आपकी घोंसले में रहती है, ये घोंसला है। मछली आपकी तालाब में रहती है, ये तालाब है। घोड़ा आपका घुड़साल में रहता है। गाय आपकी गौशाला में रहती है। ठीक है, तो आप सभी को ये मिलान करने हैं और इनके नाम भी लिखने हैं।
आगे है बेटा, डैश एक शाकाहारी जानवर है। ठीक है, अब आपने पाठ पढ़ा है तो किसी भी एक जानवर का नाम लिख दीजिए जो शाकाहारी है, जो मांस नहीं खाता हो। तो घोड़ा जो है बेटा वो मांस नहीं खाता है, तो लिख देंगे घोड़ा, शाकाहारी जानवर। गाय भी शाकाहारी जानवर है, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। मांसाहारी, कुत्ता मांस खाता है बेटा। हम जो हमारे आसपास के साथी जानवर है मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। ठीक है, और डैश सर्वाहारी है, तो बेटा कुत्ते को तो हम सर्वाहारी भी कह सकते हैं क्योंकि वो दोनों चीज़ें खाता है। या फिर और बताऊं मैं आपको, देखिए बेटा कुत्ता मांस भी खाता है और मांसाहारी है। आप इसमें शेर को बता सकते हैं क्योंकि शेर मांस खाता है। ठीक है, और सर्वाहारी में कुत्ता, बिल्ली, कौवा ये सब कुछ खाते हैं, मांस भी खाते हैं और रोटी सब्जी भी खाते हैं, जो मतलब इंसान डाल देते हैं। ठीक है, मुर्गियों को किसके लिए पाला जाता है? मुर्गी को अंडे के लिए पाला जाता है। किसान खेतों में हल चलाने के लिए बैल, कौन सा जानवर है? बैल जानवर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। गाय शाकाहारी है, कुत्ता मांसाहारी है, कौवा सर्वाहारी है। कुत्ता भी सर्वाहारी है लेकिन कुत्ता मांस भी खाता है इसलिए मांसाहारी भी है। यहाँ पे आप शेर भी लिख सकते हैं। बहुत सारे जानवर हैं, ये नहीं कि एक का नाम लिख दिया वो गलत है, नहीं वो भी ठीक है। ठीक है, मुर्गियों को अंडे के लिए पाला जाता है और किसान खेतों में हल चलाने के लिए बैल जानवर का इस्तेमाल करता है। अगला है, किसी एक शाकाहारी जानवर का चित्र बनाइए। मैं अब देखो आपको बताएं जो शाकाहारी, उनमें से किसी का भी चित्र बना सकते हैं। गाय का, घोड़े का, हाथी का चित्र बना दीजिए आप। देखिए बेटा मैंने शाकाहारी जानवर हाथी का चित्र बनाया है। आप इसी तरह से किसी अन्य जानवर का भी चित्र बनाकर उसमें रंग भर सकते हैं। हाथी बिल्कुल शाकाहारी होता है। आप गाय का चित्र बना सकते हैं, घोड़े का चित्र बना सकते हैं, या फिर आप हाथी का ही बना सकते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट का सारा कार्य बच्चे पूरा कर लेना आप सभी। जीवन कौशल में आज का हमारा विषय है बाढ़। देखो बेटा, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक मतलब ये प्रकृति से जुड़ी हुई है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। जैसे कुछ आपदाएं या कुछ मुसीबतें इंसान के कारण आती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो इंसानों के कारण हो रही है, लेकिन बाढ़ आना इंसान के हाथ की बात नहीं है। और बाढ़ क्या होती है? जब चारों तरफ पानी ही पानी हो उसको हम बाढ़ बोलते हैं। ठीक है, जब बहुत अधिक तेज बारिश के कारण नदी नहरों में, महासागर में पानी, तूफान आने के कारण चारों तरफ पानी पानी हो जाता है ना, उसको हम सब बाढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक आपदा है ये। बाढ़ प्राकृतिक आपदा का सबसे अधिक होने वाला प्रकार है। बाढ़ पानी का वह बहाव है जो शुष्क भूमि को जलमग्न कर देता है। एक तो बाढ़ बेटा सबसे अधिक आती है, सूखा पड़ना मतलब बारिश ना होना, और बाढ़ यानी चारों तरफ पानी पानी होना। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हर वर्ष बाढ़ आई जाती है। जैसे इस वर्ष मुंबई में आई थी, है ना। तो हर जगह जरूरी नहीं कि आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे आ जाती है। और बाढ़ का मतलब क्या है? पानी का तेज बहाव जो शुष्क या सूखी जगह को पानी से भर देता, जलमग्न करना, पानी से भर देना। ठीक है, ये आपके सामने बाढ़ का चित्र दिखाया गया है कि देखो चारों तरफ पानी पानी हो गया, पेड़ भी डूब गए, घर भी डूब गए, ये आदमी नाव में बैठा हुआ अपने आप को बचाने के लिए। बाढ़ निम्न 3 निकायों में पानी के अति प्रवाह यानी बहुत अधिक तेज बहाव के कारण होती है। नदी कम में बहुत अधिक तेज मतलब बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। झील में बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। महासागर में तूफान आ जाए तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। ठीक है, तो बाढ़ का मतलब है चारों तरफ पानी पानी हो जाना। कहते हैं कई बार घर में अगर नल खुला रह जाए तो सारे घर में पानी भर जाता है ना, तो कहते बाढ़ आ गई घर में पानी की। ठीक है, आगे है, यह पानी का उसकी सामान्य सीमाओं को लागने का परिणाम है। सामान्य सीमाएं मतलब अगर पानी थोड़ा सा हो तो वो नियंत्रण में रहता है, लेकिन अगर सब जगह पानी पानी होगा तो यानी उसने अपनी सीमा लांघ दी, पानी फैल गया चारों तरफ। या यह संतृप्त भूमि पर बारिश के पानी के संचय के कारण होता है। मतलब ऐसी जमीन जहाँ पे पानी की जरूरत ना हो, संतृप्त तो पूरा है वहाँ पे पानी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाए तो उसको हम पानी का संचय हो जाना, पानी इकट्ठा हो जाना,
उसको हम बाढ़ कहते हैं। कभी कभी बाढ़ इतनी भयंकर हो सकती है कि वह पूरे घरों को डुबो देती है, मतलब इतनी तेज बाढ़ आती है कि पूरा घर डूब जाता है। अगर आधा घर भी डूब जाए तो उसमें देखो, घर में सामान तो नीचे ही रखा होता, छत पे तो रखा नहीं होता, तो सारा सामान भी खराब हो जाता है। ठीक है। और शहरों के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर देती है, मतलब जो शहर होता है उसमें बुनियाद में अब जैसे मतलब ज़मीन में पानी पानी हो जाएगा तो सभी जगह खराब हो जाती हैं। जो शहर हैं उसमें अब ये बताओ ना, आप घर ज़्यादा होते हैं, सब कुछ डूब जाएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ज़रूरतें बढ़ जाती हैं उस समय पर। ठीक है। हर किसी को पानी में, अब ये बताओ, पानी में बसें नहीं चलेंगी, वाहन कोई नहीं चलेगा, आप लोग कहीं आ जा नहीं पाओगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ठीक है। जैसे एक चित्र दिखा रखा है नीचे, देखो बाढ़ का। इसमें देखो घर भी डूब गए हैं, लोग भी पानी में, देखो घुटनों तक इनके पानी भरा हुआ है, आने जाने का रास्ता नहीं है। और बहुत तेज बारिश अभी भी आई हुई है क्योंकि उन्होंने छाता ले रखा है। ठीक है। आगे बेटा, बाढ़ को रोकना मुश्किल है लेकिन उसको रोकने के कुछ तरीके हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय समय पर लोगों को जागरूक और शिक्षित करता है ताकि बाढ़ के प्रभावों को कम किया जा सके और एक आपातकालीन किट तैयार कर सके। देखो बेटा, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो इंसान के बस की बात नहीं है, इसीलिए इसको रोकना इंसान के बस में भी नहीं है। ठीक है। ये तो आएगी, लेकिन हम इसको कम करने के उपाय कर सकते हैं। कम करने का मतलब है हम कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं। एक तो जैसे घरों को अब लोग थोड़ा ऊंचा उठाने लगे हैं कि बाढ़ आएगी तो पानी को उतरने में समय लगेगा, तो थोड़ा सा घर ऊंचा उठ जाता है ना, तो पानी में घर डूबता नहीं है। ठीक है। ऐसे ही अब जो आपातकालीन आपदा प्रबंधन विभाग है, मतलब देखो हर चीज़ के निपटारे के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, ऐसे ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उन्होंने बताया एक इमरजेंसी किट, आपातकालीन किट तैयार की जाए, अगर बाढ़ आ जाए तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो किट में क्या क्या हो सकता है? उस किट में दवाइयाँ हो सकती हैं जो हमारे बाढ़ के समय हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सूखा खाना हो सकता है, अगर बाढ़ आने की संभावना हो तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें रोशनी से संबंधित कोई टॉर्च, लाइट, लालटेन वगैरह हो सकती है जो बैटरी से चलती हो, और उसमें ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिससे हमें जानकारी मिल सके, जैसे रेडियो हो सकता है जो बैटरी यानी सेल होते हैं जिनको हम लोग घड़ी, दीवार घड़ी में इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह के मोटे सेल होते हैं जिनको बैटरी बोला जाता है, उनके इस्तेमाल से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं रेडियो में वो सेल डाल के। तो ऐसी चीज़ों की सूचना पहले ही तैयार कर लें, क्योंकि देखो बाढ़ आने की संभावना पहले ही पता चल जाती है। जो हमारा मौसम विभाग है वो जानकारी दे देता है कि बाढ़ आने वाली है या बहुत तेज बारिश आने वाली है, तो उस समय हम इन चीज़ों को तैयार करके रख लें। ठीक है। अब बेटा आपके लिए कुछ नोट्स हैं या आपके लिए कुछ जानकारियां हैं। पहला तो कि आपदा प्रबंधन या सहायता या का हेल्पलाइन नंबर क्या है। अगर आपको आपदा हो, आपदा जो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप आना, बाढ़ आना, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें ना, पिछले हफ्ते भूकंप के बारे में जाना था, तो जो आपदा प्रबंधन है उसका फ़ोन नंबर क्या है बेटा? इनका नंबर है 108। कितना है? 108। अगला है, बाढ़ को रोकना मुश्किल है लेकिन उसको रोकने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है जिससे नुकसान की संभावना को कम किया जा सके। बाढ़ को रोकने के 2 तरीके बताने हैं। बाढ़ को रोकने का तरीका, देखो बेटा, सबसे आसान तरीका बताऊं आपको, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ की जितनी जड़ें गहरी होंगी उतना बाढ़ से बचाव होगा। ठीक है। और एक हम आपातकालीन किट तैयार कर सकते हैं कम करने के लिए। देखो बच्चों, मैंने दोनों का आंसर लिख दिया है। बाढ़ को रोकना मुश्किल है लेकिन बाढ़ को रोकने के 2 तरीके बताने। एक तो नदी नालों पर बांध बनाया जाए ताकि उन पे अगर अधिक पानी भी आ जाए तो वो शहरों में ना जाए। ठीक है। और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। 2 तरीके बता दिए। अगला प्रश्न है बेटा, बाढ़ के समय जो आपातकालीन किट है उसमें क्या क्या होना चाहिए। एक तो बेटा मैं बता रही थी, जैसे आपको बाढ़ के बारे में बताया, तभी बताया था मैंने, आपके पास इमरजेंसी किट में बैटरी से चलने वाली टॉर्च होनी चाहिए। टॉर्च हो, लालटेन हो जो बैटरी से चले। खाने के लिए आपके पास सूखा राशन होना चाहिए। बैटरी से चलने वाला रेडियो होना चाहिए ताकि आपको सारी जानकारियां मिलती रहे कि क्या क्या समाचार चल रहे हैं। टीवी तो लाइट के बिना चलेगा नहीं और ऐसे समय में लाइट बाधित हो जाती है। ठीक है। फर्स्ट एड किट में जरूरी दवाइयाँ होनी चाहिए, जरूरी सामान होना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो उस टाइम फर्स्ट एड किट में आपके पास दवाई होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आने से पहले तो हम फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक है। तो ये था आज का आपका जीवन कौशल।
सभी बच्चे इस काम को ध्यान से पूरा करना बेटा, और जो प्रश्न उत्तर है इनको कॉपी में भी लिखना। और अब आपको आपदा प्रबंधन का हेल्पलाइन नंबर भी पता चल गया, 108, इसको याद भी रखना, ठीक है। आगे बेटा संस्कारशाला में छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आज का सुविचार है स्वामी विवेकानंद के अनुसार, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। उनके कहने का मतलब ये है कि देखो कोशिश करते हैं लोग लेकिन हार मान लेते हैं, तो आपको हार नहीं माननी है, तब तक कोशिश करनी है जब तक कि आप कामयाब ना हो जाओ। आप कभी किसी बड़े अफसर से मिलोगे ना तो बताएगा मैंने पहले बारी में टेस्ट पास नहीं किया, दूसरी बारी में टेस्ट पास नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। आप कभी देखो चींटी है जो चलती रहती है, वो अपने घर पर कितना खाना इकट्ठा कर लेती है बिल पर। वो कैसे करती है? क्योंकि वो कोशिश करती रहती है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात को याद रखना। इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहना। क्या खाना है? सर्दी के मौसम में खाए जाने वाले पकवान जैसे गोंद के लड्डू, बाजरे की खिचड़ी। मतलब आपको सर्दी के मौसम का खाना खाना है। बाजरे की रोटी खाइए, मकई की रोटी खाइए, सरसों का साग खाइए। जो भी सर्दी के मौसम में हमारे लिए अच्छे होते हैं, ताकतवर होते हैं, वो सब खाना हमें खाना चाहिए। गतिविधि में रसोई में के काम में मम्मी की मदद करनी है और मसालों की पहचान करनी है। मम्मी अगर आपको बोले किसी काम में मदद करने के लिए तो आपको उनकी मदद करनी है। साथ साथ आपको जो घर में मसाले हैं, जीरा, अजवाइन, सौंफ, हींग, लौंग, इलायची, इन सब की पहचान करनी है, ठीक है। विशेष क्या है? कोरोना और अन्य किसी बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाना है आपको और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। हाथों को बार बार धोना है। अभी देखिए कोरोना का ही नया वेरिएंट आ चुका है, पहले डेल्टा आया, अब ओमिक्रॉन आ चुका है। ये ऐसी बीमारियों से बचने के लिए आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। 2 गज की दूरी का नियम का पालन करना, 2 गज की दूरी केगा। और अपने हाथों को या तो साबुन पानी से धोइए, साबुन पानी उपलब्ध ना हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं। संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो, ठीक है। जो आज आपको वर्कशीट मिली है इसका काम जल्दी से पूरा करके अपने टीचर को भेज दो। उम्मीद करती हूँ आज का सारा कार्य, वर्कशीट का काम, जीवन कौशल का काम, संस्कारशाला की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप मुझसे और क्या चाहते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।